ये जो शब्द दोबारा मैं लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? मैंने कहा कि फ़िलॉसफी डिटरमिन करती है कि आपका आउटलुक क्या है। आउटकम शब्द भी है एक ना, कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसने तो अभी अमल में रिजल्ट देना है ना। आउटकम का अर्थ क्या होता है? रिजल्ट। तो उस रिजल्ट के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जिस रोशनी में कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी बोलते हैं। अगर आपकी आइडियोलॉजी ठीक है या गलत है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? अगर आप तीनों को एक ही मानते रहोगे तो कोई पुष्टि करने वाला नहीं होगा ना। अगर आपको पता है कि इसने डिटरमिन किया, अगर ये चेंज हो जाए तो आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा और आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। मटेरियलिज्म की और है और आइडियलिज्म की और है। आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है? कि वर्मा ने पैदा किया, जो इसको जान ले उसको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। है शब्द या नहीं ब्रह्म ज्ञानी? किसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी? कि कैसे ओरिजिन हुआ, वो जानने वाले को क्या कहते हैं? वो आइडियलिस्ट फिलॉसफी वाले ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। लिबरेशन मतलब लिबरेट हो गया वो। हाँ, शब्द कैसे चलते हैं? तो अगर वो किसी ने पैदा किया तो आउटलुक जो कुछ बाहर है दिख रहा है, जो उसके बारे में यही होगा ना कि सब उसकी लीला है, उसने जो पैदा कर दिया उसका कमाल है। आदमी भी उसकी प्रोडक्ट है, क्या कमाल है, क्या चेहरा बनाया है, कैसे नाक आगे बढ़ाया है, आंख नीचे की है, कैसे होंठ लाए हैं, कैसे मुंह लाया, कैसे मत्था बनाया, कैसे कान, सभी बातों के लिए करोगे कि उसकी तो कमाल है भाई पैदा करने वाले की। तो आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो आपकी आइडियोलॉजी क्या बन जाएगी? कि जिसने पैदा किया है उसके शुक्राना करो, प्रार्थना करो और उसकी आशीर्वाद ब्लेसिंग हासिल करो, तो आपका कह दो कल्याण हो जाएगा। यही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी फिलॉसफी के चेंज होने से आपका आउटलुक भी बदल जाता है और आपका आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। अगर आपकी आइडियोलॉजी, आप इसके साथ कनेक्शन नहीं रखते तो आप फिलॉसफी क्या है? आपकी फिलॉसफी मटेरियलिज्म है। अगर आप मटेरियलिज्म के नेम नहीं जानते तो आप आइडियोलॉजी में गलती करोगे, तो उसकी पुष्टि करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? इनके नेम है जो फिलॉसफी के, मटेरियलिज्म के नेम है जो, उनको जानना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ गलती कर गए। यहाँ ही पूरे की पूरी बात गड़बड़ हुई है कि आइडियोलॉजी को ही फिलॉसफी समझते हैं। उसका टेस्ट किसी को देना नहीं है कि आप फिलॉसफर हैं या नहीं है। जो मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है वो क्या है? वो मटेरियलिस्ट डायलेक्टिक्स है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स नहीं आती तो आप इसमें लागू कर पाओगे? तो इसका मतलब है कि आपको मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिक्स समझ नहीं पाएगी। क्या ये वो हुई कि मटेरियलिस्टिक मोशन है जो, वो कैसे कैसे काम करती है? अगर उसके बारे में नहीं समझ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर डिस्कशन के बाद करना होगा तो तब कर लेना, मैं नहीं कहूँगा। जो आपको बुक दी है उसमें 2 पेज हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मोशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये तो आप पढ़ पाएंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, तो रात को डिस्कशन के बाद ये बात कर लेंगे। मोटी सी बात उसमें ये
इसलिए ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेटेरियलिज्म नहीं आता कि मैटर फंक्शन किमें करता है, इसकी गति के रूप क्या क्या है, तो आप अपना आउटलुक भी ठीक नहीं रख पाओगे, तो अपनी आइडियोलॉजी भी ठीक नहीं कर पाओगे। जब ये बुनियादी बात ठीक नहीं होगी तो रिजल्ट ठीक आ पाएंगे? ये पूरे का पूरा विज्ञान है। अब एक शब्द है डॉक्ट्राइन, एक शब्द है थीसिस। इसमें क्या अंतर होता है? डॉक्ट्राइन एक फिक्स लॉ होता है, थीसिस जो होता है एक, उसमें जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो। थीसिस रिसर्च है, डॉक्ट्राइन का एक सिद्धांत बन जाता है। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए, जब कोई लड़का पीएचडी करता है तो वो क्या करता है? क्या करता वो? रिसर्च करता है। वो बाद में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसका डॉक्ट्राइन बोलते हैं। डॉक्ट्राइन का पंजाबी में तो मत कहते हैं, हिंदी में भी शायद मत ही कहते होंगे। उसका मत होता है, मत की पुष्टि हो जाए कि हाँ ये जो कह रहा है नई चीज़ खोज के जो दी है, नया होएगा ना, पीछे वाले किसी ने पहले प्रूव किया है, उस पर तो पीएचडी नहीं होती, नए विषय पर होती है ना। तो नया मत आता है, अगर मत की पुष्टि हो जाए तो वो क्या बन जाता है? वो सिद्धांत बन जाता है। अगर पुष्टि ना हो तो वो केवल मत रह जाता है। मत विज्ञान नहीं होता। अभी समझ ना आए तो बाद में समझ आए तो हो सकता है कि मत जो बाद में विज्ञान बन जाए। कितने लोगों ने अपना मत दिया, जैसे आइंस्टाइन ने अपना मत दिया तो 100 विज्ञानियों ने उसके खिलाफ लिख कर दे दिया कि ये आइंस्टाइन गलत है। तो उसने क्या जवाब दिया? वहाँ अगर आप ठीक होते तो मैं एक आदमी का भी मान लेता, 100 के कहने से मानने वाला नहीं हूँ, आप गलत हो, मैं ठीक हूँ। तो मत पर वो अपना हट, अपनी गल पर, अपने दम पर, अपनी बात को प्रूव करने पर लगा रहेगा। सो इसलिए डॉक्ट्राइन पेश होता है। मार्क्स ने डॉक्ट्राइन दिया था। जब उनको ये पुष्टि होगी कि हमारा मत ठीक है, साइंटिफिक है, तो फिर इसको मार्क्सिस्ट थ्योरी कहा जाने लगा, सिद्धांत कहा जाने लगा। अब मार्क्सवाद क्या है? मत नहीं है, थ्योरी है। उसका बेस क्या है? मेटेरियलिज्म है। मेटेरियलिज्म के 2 रूप हैं। मार्क्स से पहले यही कहते थे कि भाई हरकत हो रही है, कोई छोटा सर्कल है, कोई बड़ा सर्कल है। लाइफ, जीवन आया, बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, मर गया, फिर उनका मतलब एक चक्कर चलता है। इसको क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल मोशन कहते हैं इसको, अध्यात्मवादी मोशन कहते हैं। आजकल ये राजनीति में भी है कि एक सरकार आई, उसके खिलाफ झंडे उठाए, नारे लगाए, धरने मुजाहरे किए, ये इसको बदल दो, ये कहते रहे, बदल के नहीं आ गई, फिर 6 महीने के बाद उसके खिलाफ। इसको राजनीतिक अध्यात्मवाद कहते हैं। ये विकास नहीं करता, बाद में उसी चक्कर में ये चलता रहता है। तो मार्क्स ने जब डायलेक्टिक्स का रूप दिया तो कहता चक्कर तो है, मगर ये चक्कर फैलता भी है, ऊपर भी चलता है, ऐसे चलता है, स्पाइरल की तरह चलता है। तो डायलेक्टिकल रूप है जो फिर हमें समझ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। क्या जो हमारे माँ बाप का ज्ञान था, जो हमारा ज्ञान है, जो नई पीढ़ी का ज्ञान है, उसमें अंतर है या नहीं? मैं वो करके नहीं है।
बिल्कुल है। तो अंतर क्यों है? इसीलिए ना कि वो चक्र, ज्ञान का चक्र ऊपर बड़ा हो रहा है। आपका ज्ञान फैल रहा है या नहीं फैल रहा? मैं कहूँ कि नई पीढ़ी मेरे से पीछे है तो ये मेरी मूर्खता होगी। नई पीढ़ी के पास मेरा तजर्बा भी होगा, वो अपना करेगी, उनका मिलकर उनकी आगे वाली पीढ़ी के पास वो तजर्बा जमा हो जाएगा, तो समाज आगे बढ़ेगा। इस ढंग से इस बात को समझना, छोटा चैप्टर बहुत बड़ा है, मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल है जो, उसको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा संभालेगा, समझ आ जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ ये कहा कि फिलॉसफी बेस है, मैटर कैसे हरकत करता है, इसकी कितने रूप हो सकते हैं, इसको जानने की ज़रूरत है। वो पेज में इसीलिए कहा है, अगर यहाँ ही करना है तो एक आदमी पढ़ देता है, विकी वगैरह को कह देते हैं, वो पढ़ देगा, आपको एक 5 मिनट की बात है, वो समझ आ जाएगी। कहाँ चला गया विकी? आप पढ़ दीजिए ताकि पूरी बात हल हो जाए। खड़े होकर इधर पढ़ दो यार। फिर ज़्यादा सामान नहीं लगेगा। पेज बताऊं? Space and time. 28 से शुरू करिए। 28 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थोड़ा सा आप भी साथ साथ खोल लीजिए ताकि एक एक फिक्रा सेंटेंस। 48. हाँ ना 28। Properties of the matter. The matter is in eternal motion and change. ब्रैकेट में फॉर्म लिखा है। The matter is in eternal motion and change. It appears as solid, liquid, gas, plasma, visible, invisible, odor, taste. They are hot and cold, microwave, light, energy, etc. Second, it is cognizable. ये बात समझ आई कि कितने इसकी फॉर्म है। एक्सेट्रा भी लिखा है, इसके साथ आप और भी जोड़ सकते हो, मगर इस बात को इतनी बात समझ आए तो आगे बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? आगे चलिए। It is cognizable. क्या मैटर को जान सकते हैं या नहीं जान सकते? जान सकते हैं। मैटर जाना जा सकता है। वो आइडियोलॉजी है जो आइडियलिज्म की, वो क्या कहती है? ये संसार को जाना नहीं जा सकता। ये उसके विपरीत कहता है कि इसको जाना जा सकता है, मैटर जाना जा सकता है। तो जान रहे हैं ना? अब आगे चलिए। Third, different form of matter are interconnected. Each form affects and gets affected by the other. That is, the matter has the reciprocal effect. ये बात बहुत बड़ी है कि मैटर के जितने भी फॉर्म हैं वो रेसिप्रोकल। जैसे आप शांत बैठे हो, हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर असर करेगी या नहीं करेगी? आप हमारे ऊपर असर करेंगे कि नहीं करेंगे? हर मैटर की फॉर्म है जो वो रेसिप्रोकल इफेक्ट के द्वारा काम करती है। Fourth, various forms of matter also have the property of attraction and repulsion, and one form can pass through the other. मैटर की हर रूप है जो वो जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन तो रिपल्शन, वो खींचती भी है,
दूर भी भगाने का काम करती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। और ये भी है कि एक रूप के बीच में से दूसरा रूप गुजर सकता है। हवा है ना, पत्थर मारें तो जाएगा या नहीं जाएगा? फोटोन आ रहा है, वो हवा के भीतर आगे जाता है या नहीं जाता? पानी के भीतर से जाता है या नहीं जाता? शीशे के बीच में आगे जाता है या नहीं जाता? तो इसके ये रूप कि कौन सा रूप क्या रूप अख्तियार करेगा या कैसे कैसे है, इन तमाम चीज़ों को समझना होगा। आगे Fifth, one form of matter, when interacting with the others, changes form by adapting and reflecting the effects of the other. वो मोशन ऑफ मैटर था ना, जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो चेंज कैसे आएगी? उसके मिलने के साथ चेंज आएगी। कौन किसको कितना अडॉप्ट करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, ये इतनी बड़ी बात है। आगे इस बुक में है, मैं यहाँ ही एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। आप रोशनी देख रहे हैं ना, ये दुनिया कलरफुल कैसे दिखती है? दिखती है ना वैसे? क्यों दिखती है? कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ के कारण, जिसके कारण हमारा कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ के कारण, जिसके कारण हमारा आंख जो है वो अलग अलग कलर्स को पहचान पाता है। ये आपने जो पढ़ा रहे हैं वो है, ठीक बात है, इसमें थोड़ा सा और इजाफा करने की ज़रूरत है। आप समझिए, क्या अंधेरे में कलर दिखाई देंगे? क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि इसका मतलब लाइट है। लाइट के बेसिक रंग कितने हैं? 3 हैं। 3 के साथ मिलकर कितने हैं? 7 हो जाते हैं। और कितने शेड बन जाते हैं वो आपके पेंट करने वाले आपके साथ बता सकते हैं, मगर उसका एक दूसरे के साथ मिलने से शेड और बन रहा है ना। तो जो रोशनी आ रही है, वेवलेंथ की बात जो कर रहे थे, ठीक, वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसको कितना अडॉप्ट कर लिया, जज़ब कितना कर लिया और रिफ्लेक्ट कितना कर लिया, उस हिसाब से नज़र आएंगे हमें। तो इसका मतलब क्या है कि इस तमाम बातें मेटेरियलिस्टिक हुई ना। यस। ये मेटेरियलिस्टिक मोशन हुई या नहीं हुई? बस इन बातों को ही समझना, मेटेरियलिस्टिक मोशन को समझना, आगे बढ़ना भाई। 6. Materialistic motion. Matter in motion and the motion of matter is dialectical. Number 1, fusion and fission. Second, irregular to regular. Number 3, simple to complex. Number 4, from ugly to beautiful. Next, from concrete to abstract and vice versa. Next, the eternal change in its form is the development of living matter from non-living matter. मैंने MM लिखा था ना, मेटेरियलिस्टिक मोशन, उसके बारे में क्या है? मैटर इन मोशन पहले लिखा था, MIN, एंड द मोशन ऑफ मैटर इज डायलेक्टिकल। ये दोनों एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। स्पेस एंड टाइम एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। एक का नाम मैटर है ना, मैटर इन मोशन स्पेस है, और मोशन ऑफ मैटर है जड़ा वो टाइम है, दोनों जुड़े हुए हैं। यही आइंस्टाइन ने कहा था। वो आगे नेक्स्ट बात आएगी कि ये दोनों अलहदा नहीं किए जा सकते। मैटर को उसने कहा ये 3 डायमेंशन है, और स्पेस 3 डायमेंशन है और टाइम 1 डायमेंशन है। दोनों को क्या कहा उन्हें? 4 डायमेंशन करके ठीक किया। क्यों नहीं अलहदा हो सकता? आप एक गुब्बारे में हवा भरिए तो वो फैलेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या नहीं करेगा? आप उससे निकालिए तो स्पेस खाली वेकेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब है दोनों उसके भीतर ही चलते हैं, ये अलहदा अलहदा नहीं हो सकते। इस बात को
और कितनी गहराई से आप जान लेंगे, आप उतने बड़े विज्ञानी बन जाएंगे। यही विज्ञान और क्या। चलिएगा भाई। Properties of motion. हाँ, 2-3 बातें थी कि आप सूर्य के ऊपर आप कहा ना कि फ्यूजन एंड फिजन की है, तो आगे भी वो चलता रहेगा कि नहीं, एक फॉर्म आगे से आगे चलने की बात, फिर वो रेगुलेट होने की बात, पहले इरेगुलेट है फिर रेगुलेट होता है, तो वहाँ फिर वो पहले भद्दा है फिर वो सुंदर होता है। तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो पहले से सुंदर बन रही है या नहीं बन रही। एक एक साल की फ़ोटो लेकर, फिर जनरेशन की फ़ोटो लेकर पीछे जाना हो तो हम लोग बंदर की ओर बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, साफ है कि भाई ये चीज़ें है जो किस ढंग से एक दूसरे की को रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ती है। कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, ये समझने की बात है। कंक्रीट पंजाबी में ठोस कहते हैं, आप क्या कहोगे उसको, ठोस ही कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, हम हिंदी में भी शायद अमूर्त चल जाए। जो कुछ हम देख रहे हैं वो कंक्रीट है या नहीं। तो जो हमारे भीतर उसकी फ़ोटो बन रही है, मतलब ये बात समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक बात को समझिए। जब आप जहाँ से भी चले, आप चले ना, तो आपको कहा जाए याद करके बताओ क्या क्या था वहाँ। तो जब आप याद करोगे तो आपका ये आँखों का फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, आप भीतर जाओगे, मेमोरी में जाओगे, वो मेमोरी में आप पाओगे कि भाई वहाँ ट्रेन आने से पहले ये था, हाँ। ये क्या है, ये है कि मैटर क्या करता है, हमारा मन जिसे कहते हैं, वो बाहर की दुनिया की कॉपी करता है, उस कॉपी का फोटोग्राफ करता है, फोटोग्राफ अपने पास रखता है तो बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। आप उस फोटोग्राफ को याद कर रहे हैं। बात समझ आई या नहीं आई। तो फिर ये कितना चक्कर दूसरे सारा वो तमाम यहाँ पर हल हो जाता है कि नहीं। जो पहले कंक्रीट है वो हमारे मन में आकर क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट है, ठोस नहीं है। मगर इस ठोस को फिर आगे बनाने के लिए प्रयास किया जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट से फिर क्या बन जाता है, कंक्रीट बन जाता है। यही आज की एआई कर रही है। उसने जान लिया कि ये खोज कर ली, इस खोज से ये चीज़ बनती है, उसको डिस्कवरी में लागू कर दिया, डिस्कवरी को मतलब इन्वेंशन में लागू कर दिया, उसकी डिवाइस तैयार कर दी, तो वो आपके सामने आ गई। समझ आया या नहीं आया एआई, ऐसा ही है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, पहले कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट बनता है, ये प्रोसेस है। मैं नहीं कहता कि मेरी बात सभी को समझ आई, क्योंकि समझाने के बाद जिसको समझ आ जाए उसका चेहरा खिड़ जाता है, जिसको पूरी समझ नहीं आती वो अचंभत हो जाता है, जिसको जमा नहीं आती वो कहता क्या बकवास कर रहा है यार। नहीं समझ आई तो फिर कह देता हूँ। जब आप चले तो आपने अपने आले दुआले की फ़ोटो की या नहीं की, मतलब उसको कॉपी किया तमाम, उसकी एक फ़ोटोग्राफ किया, उस फोटोग्राफ बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो आपकी ब्रेन में जो मेमोरी कार्ड है उसमें जमा है। तो आपको कहें कि भाई फलां चीज़ याद करो तो
जब चीज़ देख रहे हैं तो आपके जो आंखों का फोकस बनेगा। अगर जब आप दिमाग को खगोलन जाओगे तब क्या बनेगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उसको देखोगे। इसी को ब्रेन मैपिंग कहते हैं, जो वो टेस्ट करते हैं कि भाई ये सोच के बोल रहा है या सीधा बोल रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है या बनाकर घुमा रहा है। वो तमाम बातें इसमें जुड़ी हुई हैं कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट से फिर कंक्रीट बनता है, इससे आगे बढ़ता है। आगे चलिए भाई। वैसे ये प्रॉपर्टीज अच्छी है, समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए? बहुत ज़्यादा जरूरत समझ। हाँ, चलिए भाई आगे। Properties of motion. हाँ, क्या मोशन के अपने कोई गुण नहीं? मैटर के होंगे। ये क्यों का ये अलग-अलग क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है, किसी और किताब में ये नहीं मिलेगा। ये जो यहाँ लिखा है ना, जितनी जी चाहे किताबें फरोल लेना, एक साथ नहीं मिलेगा ये। क्योंकि किसी ने भी फिलॉसफी पर रिसर्च करने का जो नया रूप विकसित हो चुका है उसको प्रयास ही नहीं किया। वो पहले 100 साल जो खोज किया था वहाँ ही रुके हुए हैं। तो अगर उसको नहीं लोगे तो भाई अमल में कैसे ला पाओगे? सो इस लिहाज से प्रॉपर्टी किसकी? मोशन की। वो क्या है? अगर वो समझ जाओगे तो कितने मसले अभी हल हो जाएंगे। बोलना जी। Properties of motion. The motion is materialistic. It cannot exist. फिक्रा मुकन दो। मोशन इज मटेरियलिस्टिक। कोई गति हो सकती है मैटर के बगैर? बस पहला तो यही है। तो आपको कोई कहे मोशन थी, बार कहाँ थी? मैटर के बगैर हो सकती? कहीं हो ही नहीं सकती। तो आपको ये समझोगी तो आप अपन जो आपके साथ डायलॉग करेगा उसको आप जवाब देने के काबिल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आगे चलिए। It cannot exist without matter. Matter also cannot be without motion. दोनों ना मैटर कोई स्थिर नहीं होता, उसकी गति के फॉर्म कैसे कैसे हैं वो आगे आएंगे। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं कि मैटर मोशन के बगैर नहीं होता तो मोशन मैटर के बगैर नहीं होती। इस बात को समझ लेंगे तो आगे कितने प्रयास है जो सफल होंगे, जो अमल में लाएंगे। चलेगी भाई आगे। Second, the twofold property of materialist motion is change in place and change in form. ਹੁਣ ਇਹ दो बातें पहले आ चुकी है। अगर कोई थां बदली नहीं करेगी, चेंज इन प्लेस नहीं करेगी, क्या लिखा है इसमें? Change in place and change in form. हाँ, तो किसी नई के साथ मिल सकती है? पहले कौन सी रहेगी? फिर चेंज इन प्लेस। फिर दूसरी के साथ मिलने का आएगा ना। जब दूसरी के साथ मिलेगी तो फिर क्या? चेंज इन फॉर्म, उसका रूप बदल जाएगा, वो पहले वाली नहीं रहेगी। यही पूरे का पूरा जो एलिमेंट्स का चार्ट है वो आपको कह रहा है कि कौन से एलिमेंट नाल कौन सा एलिमेंट मिलता जाए तो कौन सा एलिमेंट नया बनता जाता है। यही विज्ञान है पूरे का पूरा। चलिएगा। Third, the dialectics of motion is fusion and fusion. They are one, being two and two, being one. ये दो हो के एक और एक हो के दो है। पहले तो दो है ना, दोनों मिल भी जाते हैं, फिर रहते दो, फिर भी दो रहते हैं। इस ढंग को 1 and 2 and 2 in 1 ये समझने की प्रयास करना है। आगे चलिए भाई। If the conjoining of the two is a fusion, then the breaking of this fusion to be many is fusion. आ चुका पहली बात हो गई है। Though through motion, the fusion becomes fission, and the fission becomes a new fusion again. वो जो सूरज वाली कही है ना कि वो चलता है फिर आगे से मिलता, आगे चला जाता है, फिर कैसे वनस्पति या जीव भी कैसे उत्पत्ति हुई, ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जो
इसका आपको समझ आ जाएगा अगर आप इसको डिटेल में डीपली समझने का प्रयास करोगे तो। चलो। Fourth, the motion while giving birth to a new materialistic form develops matter. हाँ, मैटर का विकास होता है। मैटर का विकास क्या है? उसकी फॉर्म चेंज होती है या नहीं होती? सबसे उत्तम फॉर्म कौन सी है मैटर की? ब्रेन है ना उसकी होंद? हाईली ऑर्गेनाइज्ड है ना कि ये विकास कर रहा है या रुका हुआ है? विकास कर रहा है। विकास कर रहा है। इसी लिहाज से हमारा सिर बड़ा हो रहा है। बंदर से आए ना हम, तो आप इतिहास में पढ़ेंगे तो बंदर का जो ब्रेन है उसका वॉल्यूम कितने में आ जाता है? 650 क्यूबिक सेंटीमीटर डब्बे में आ जाता है। जो पहले बोलने तक पहुंच गया, मनुष्य बोलना शुरू किया, तो उसके ब्रेन का आकार कितना है? 950 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब आदमी के ब्रेन का आकार कितना है? 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? मैटर, हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैटर भी रिफॉर्म, समझ आ रहा है या बात नहीं आ रही? मैटर है जो वो भी विकास करता है। कोई विकास का मतलब ये समझें कि पत्थर, हर चीज़ चेंज हो रही है। जब दूसरी चीज़ मिलेगी उसके साथ, किसी का सर्कल कम है किसी का नहीं। इसमें इसी किताब में मैंने एक एग्जांपल दी है, आगे पढ़ोगे। क्या है? क्या आप जो रेसिप्रोकल इफेक्ट है, मान लीजिए टेबल है, मैं आपके सामने कहूँ, एक मिट्टी, खाली मिट्टी तो समझते ही है ना, उसकी ढेरी हो, फिर मिट्टी उतनी लेकर उसमें पानी भी डाल दो, उसको पेड़ा बना लो, फिर तीसरे पर मिट्टी, पानी और उस पर तेल लगा दो, फिर शीशे की रख लो, तो वो पूरे के पूरे बाहरी वातावरण को अडॉप्ट एंड रिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? शीशा अडॉप्शन कम करेगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा, उसमें सब कुछ नज़र आएगा। उससे कम करेगा तेल वाला, उसमें मध्यम नज़र आएगा। उससे मगर पानी वाला उससे कम, मिट्टी वाले में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो पूरे के पूरे वातावरण को अपने भीतर अडॉप्ट कर लेता है। और अडॉप्शन एंड रिफ्लेक्शन की बात समझ आ जाए तो आपको आगे वाली कहानी समझानी शुरू हो जाती है। कठिन तो नहीं है, चलिएगा आगे भाई। सेकंड प्रॉपर्टी, Forms of materialistic हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी the two-fold property of materialistic motion is change in place and change in form. कौन था यार? second टू फोल्ड। Change in place and Twofold property. हाँ, आपको कहा था ना, मटीरियलिस्टिक मोशन दिखा था ना, उसके दो फॉर्म है, टू फोल्डता है कि एक समय ही वो थां भी बदली करती है। जब थां बदली करती है, मैं यहाँ आ गया, थां भी बदली हो गया, मैं भी चेंज हुआ या नहीं हुआ? मैं भी, मेरा भी फॉर्म है जड़ी थां बदली के साथ है, उसका रूप भी बदलता चला जाता है। ये टू फोल्डर जुड़े हुए हैं, दो होकर एक वाली बात है, एक होकर दो वाली बात है। इसको है चेंज इन प्लेस, चेंज इन फॉर्म, रूप का बदल जाना थां बदली के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी। forms of materialistic motion. Number 1, हाँ, आगे इसकी फॉर्म्स दी हुई हैं कि कैसे कैसे है। materialistic. अगर उसको समझ लोगे तो पूरा जैसे हम साइंस करने उसकी समझ आ जाएगी। पढ़ना यार। Number 8, mechanical motion form.
This is the primary form of motion. It is the change in place of matter. There can be no fusion without it. आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी ना, क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? वो तो इक्वेशन है ना, समझने के लिए क्या है वो? एक उसकी है स्पेशल टाइम पर और एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दो है ना। एक 1905 में दी, दूसरी 1915 में, 10 साल बाद दी। तो टाइम वाली में वो क्या कहता है कि भाई धरती पर टाइम तेज चलता है, स्पेस में रॉकेट में उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यही कहा है कि मैं गलत कह दिया? उसके कहे की बात करते हैं, यही है या और है कुछ? तो आप समझिए क्यों नहीं होता वहाँ, क्योंकि फॉर्म चेंज नहीं होती वहाँ, दूसरे के साथ मिलन ही नहीं हो रहा, तो वो पहले रूप में ही रहेगा या नहीं रहेगा? समझाइए या नहीं? धरती पर क्या है कि मिलन से मिलन चले आगे चल बढ़ रहा है, यहाँ तेजी से नए सा फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? यहाँ बहुत चेंज हो जाएगी, वहाँ चेंज नहीं होगी। चेंज कहाँ से है? मिलने से चेंज है ना। अगर नई चीज़ के साथ आपका मेल नहीं हो रहा तो आपको चेंज नहीं होगी, वो रुक जाएगी, धीमी हो जाएगी। अगर वो फोटोन की तरह स्पीड पर चला जाए तो वो फोटोन ही रहेगा। सूरज से चलकर फोटोन धरती पर आता है ना, तो वो फोटोन ही रहता है। कितने 8-8 मिनट। जब धरती से मिलता है तो फिर फोटोन नहीं रहता, फिर वो नई चीज़ के साथ मिलकर उसकी अडॉप्शन से वो वनस्पति और दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस लिहाज से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसी नेम से समझ आएगी। चलिए आगे। Second, physical motion form. ये फॉर्म कौन से है? ये आगे ना थोड़ा सा ये पेज गलत हुआ था, इसलिए ये किताब चेंज की है। इसकी लिखा ही मिल जाएगा। मैं हाँ आगे है कुछ पेज पर, इन पेज दस दो। ये पेज गलत लग गया है बुक। पहले क्या है? फिजिकल मोशन है। फिजिकल मोशन क्या है? फिजिकल मोशन क्या है? उससे भी पहले मैकेनिकल मोशन है। हम चलते हैं तो मैकेनिकल है ना, उतना ही है ना। धरती गति करती है तो मैकेनिकल गति है ना। अगर मैकेनिकल मोशन ना हो तो फिजिकल मोशन हो सकता है, होना हटना। अगर सूरज में अपनी गति है, धरती में अपनी गति है, दो है, एक सूरज के द्वारे, एक खुद अपने धुरे के द्वारे। अगर धुरे के द्वारे ना हो तो दिन रात बन सकता है। ये क्या है? फिजिकल मोशन नहीं है, ये फिजिकल मोशन है। अगर फिजिकल मोशन है तो एक नए को, पहले वाला दूसरे को जन्म देता है। अगर सूरज की गर्मी से ठंडा और गर्म होने की प्रयास होगा तो केमिकल रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे? तो इसका मतलब है पहले मैकेनिकल गति है, फिर फिजिकल गति है, फिर वो केमिकल गति है। और केमिकल गति के बाद पहली गति खत्म नहीं हो जाती, वो गति भी पहले कायम रहती है मगर नया रूप धारण करती है। उन गतियों का रिजल्ट ये है कि इम्यूनो एसिड इकट्ठा होने के साथ वो बायोलॉजिकल गति में तब्दील होता है। तो फिर हमें पता चल जाता है कि भाई धरती पर जीवन कैसे पैदा हुआ। तो पूरे का पूरा सिस्टम है जो मॉडर्निज्म समझा देता है या नहीं समझा देता। ये गतियां का रूप नहीं समझाएगा आपको कि भाई मैकेनिकल गति भी है।
मैकेनिकल गति ना हो तो फिजिकल गति नहीं हो सकती। अगर फिजिकल गति होगी तो उसमें मैकेनिकल गति शामिल रहेगी। दोनों हैं तो तीसरी केमिकल गति होने में आएगी। अगर तीनों हैं तो फिर क्या होगा? बायोलॉजिकल होगी। और बायोलॉजिकल गति है तो फिर जीव बनेगा, तो जीव विकास करके मनुष्य बनाना, तो फिर क्या सामाजिक गति होगी या नहीं होगी? तो सामाजिक गति से आगे भी कुछ लोग कहते हैं कोई गति नहीं, मगर मार्क्सिज्म मटेरियलिज्म ये कहता है नहीं। हुआ ना, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, विचार एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट से फिर कंक्रीट, इसका मतलब है विचार तारक गति सबसे उत्तम गति है। विचारवाद नहीं, विचार मटेरियलिस्टिक मोशन की जो फॉर्म है उसमें क्या है? आइडियोलॉजिकल मोशन है। जो आइडियोलॉजी लोगों को साथ लेकर चलती है, उसका जवाब जो आया था कि भाई लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे आप? उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों के पास बात लेकर जाओगे तब उनको समझ आएगी। अगर उससे मिस करोगे कोई पॉइंट तो नहीं होगी। ये है वो बात समझने के लिए। आगे चलिए। The primary motion form change in place not only gives birth to the motion from next to itself, but also remains embedded in the higher form. This process continues even further. बात कर दी है पहले। Commenting on Hegel's dialectics, Marx said, an object phenomenon is seen upside down. When seen from the head, to understand its property, one has to turn it right side up again on the feet. ये बात डिस्कशन में और अच्छी तरह आ जाएगी। ये फिलहाल रोक दीजिए। आप इस बात को कि मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खासियत क्या है और मोशन की क्या है, अगर आप इस पर अपना कंट्रोल कर लोगे, समझदारी का कंट्रोल, अपनी समझ के भीतर अपने खंभों के नीचे ले आओगे तो आप उड़ान भर सकते हो। अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो दूसरे जो प्रयास है वो उतने कामयाब नहीं होंगे। सो मटेरियलिस्टिक मोशन है जो, उसका पूरे का पूरा चैप्टर है जो आपको समझना पड़ेगा। ये एक बार करने से नहीं आता, ये बार बार करने से आता है और बार बार पढ़ने से आता है, पढ़ाने से आता है। आप एक बार पढ़ के छोड़ दो तो फिर बिसर जाएगा। अगर इसको लगातार पढ़ते रहोगे, प्रयास में लाते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा। आपको वो ठीक समझ आता रहेगा और उसमें नई चीज़ आप जोड़ते चले जाओगे। अब क्या हुआ कि जब हम देखते ही उल्ट हैं तो रिजल्ट भी तो उल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? फिर इसका मतलब क्या है कि पहले अपना जो बौद्धिक लेवल है वो कहाँ तक लेकर जाना? फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? अपनी नहीं, एक आदमी की नहीं, जो सोशल समझदारी यहाँ तक पहुँच गई। आज कहाँ तक पहुँच गई? एआई तक पहुँच गई। एआई डिवाइस काम कर रहे हैं ना। अगर आप एआई को नहीं समझते तो आप कहें कि हम मसले हल कर लेंगे, कर पाएंगे, ये आपकी गलती होगी। इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी की विजडम है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाबा नानक का नाम सुना? उसने इस बात को, तो आप कहोगे कि इतने साल पहले फिलॉसफी के लिहाज से उसने कहा कि ये जो बर्तारा है वो क्या कहता है? डायलेक्टिक्स की बहुत बड़ी बातें कही हुई है हमने। सबसे पहला आदमी वो था जिसने मन को डिफाइन किया। सोच सकते हैं आप, मार्क्स से 300 साल पहले है वो। क्या कहा उसने? पंजाबी है, हिंदी कर लियो, हिंदी समझ आ जाता। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन 5 तत्त ते जन्मा।
ਅੱਜ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ 5 ਤੱਤ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? हवा, पानी, हाँ ठीक कह रहे हैं। अग्नि, मिट्टी, सूर्य। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤੇ, ਤਿੰਨ ਤय ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ 5 ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਵਾ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ हिंदी चल रही, हिंदी च ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ठीक है। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆउट किया कि मैं हिंदी, क्योंकि मेरा अभ्यास पंजाबी करी ਨੂੰ चला गया सी। वो 5 जो पदार्थक वजूद हैं उनकी वजह से मन है। अगर वो ना हो तो आपका मन हो सकता है? मेरा वजूद आपके सामने ना हो तो जो मैं बोल रहा है इसका आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो है उसकी कल्पना करना पड़ता है। कहाँ से मेरी होंद है, मिट्टी पानी सब कुछ है ना उसमें। तो इस लिहाज से कि जब देखेंगे तो कह मैं ये रहा था, वो कहते हैं कि भाई ये जो अमल है ये बहुत हर लेवल का है। उसी को समझ आएगा जो अपनी बौद्धिकता को उसके लेवल का करेगा। ਉੱਚਾ ਨਾਉਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜੇ ਆਂਦੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮगर ਜੇ ਤੁਸੀਂ अपनी बुद्धि को पूरी की पूरी जो गति रूप है, मोशन रूप है मैटर के, उनको पकड़ लोगे तभी आपको उसकी समझ आएगी, नहीं तो उसकी समझ नहीं आएगी। ये फिलोसफरों ने बहुत पहले से हमें कहना शुरू किया। तो इससे एक बात जो बाबे नानक के नाम से आ गई तो अपने लिए भी ज़रूरी है। वो यही है कि जो सवाल भी था एक, ये चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? बयान हो चुकी है बात, मगर मैं आपके सामने फिर सवाल करके कहता हूँ, मैटर का कॉन्शियसनेस के साथ क्या ताल्लुक है? चेतना के साथ क्या ताल्लुक है? मैटर पहले है या चेतना पहले है? आप तो जान चुके हैं कि मैटर पहले है। तो कौन सी स्टेज में जाकर वो चेतना पैदा होती है? मुझे लगता है कॉन्शियसनेस एंड मैटर दोनों एक साथ है। मैटर एंड कॉन्शियसनेस एक साथ है, वो अलग अलग नहीं है। या फिर मैटर पहले नहीं आया, दोनों साथ में आएगा। यही कन्फ्यूजन निकालने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने ही पहले प्रश्न किया था। ये एक धारणा है कि नहीं, पहले तो यही कहते थे कि नहीं एक सुपर नेचुरल पावर है, उसकी लिहाज से है। फिर ये आया कि नहीं ये दोनों हैं। तो आप फिर देखिए, आपने मैटर एंड मोशन में मोशन पहले गिना है या मैटर? मैटर गिना है ना। मैटर की प्रॉपर्टी है ना मोशन। मोशन अकेली हो सकती है? नहीं हो सकती। इस लिहाज से जो कॉन्शियसनेस है वो कौन सा पार्ट है, कहाँ से आया, कहाँ से आया, पहले ये समझना है। ये रोचक मामला है।
ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो रेसिप्रोकल अफेक्ट में अडॉप्शन एंड रिफ्लेक्शन होगा। मैंने आपके सामने एक मिट्टी और दूसरे की एग्जांपल दी ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि बाहर वाला जो है उस पर अफेक्ट कर रहा है, वो उस रिफ्लेक्शन जो उसका इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है? अडॉप्ट कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही सभी जगह चलता है। मगर जब जीवित पदार्थ आ गया, जीवित पदार्थ निर्जीव पदार्थ से उसकी खासियत भिन्न होगी या नहीं होगी? उसकी प्रॉपर्टीज जो डेड मैटर है उससे लिविंग मैटर की प्रॉपर्टीज अलहदा होगी या नहीं होगी? तो सबसे पहले कौन सा है? हमें यही पढ़ कर आ रहे हैं कि भाई अमीबा, पैरामीशियम या प्रोटो जोया तो ना है ना, प्रोटो पहले नूं कहंदे, जोया जीवन नूं कहंदे, पहला जीवन। तो उन्होंने नाम जिहड़े रखे हुए आ वो की है? अमीबा, पैरामीशियम करके आप पढ़ते हैं। हुण अमीबा पैरामीशियम काहदे च है? पानी च है ना। हुण जे पानी दे विच ओहदी होंद होवे ते ओहदे, हाँ मैं की करा यार, बंदा डिवाइस कम छड़ जाती है। तो वो जो रोशनी है वो उस पर अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगा। दूसरे ऊपर भी कर रही है, मगर इसकी खासियत अलग है। तो जितना ये उसको अडॉप्ट करेगा, जीवित है ना, उसे हम स्पिरिट बोलते हैं। रूह, आत्मा का सवाल यहाँ से शुरू होता है। जितना वो उसको अडॉप्ट कर लेगा वो उसका क्या होगा? निर्णायक बनेगा। कितना वो उसको बर्दाश्त कर सकता है उस रोशनी को। अगर ज़्यादा तो वो था चेंज करेगा या नहीं करेगा? जब चेंज करेगा तो वो रूह और आत्मा, स्पिरिट एंड सोल का, सोल क्या है? रिफ्लेक्शन का नया नाम है। जैसे अडॉप्शन था, रिफ्लेक्शन था, यहाँ स्पिरिट उसका रूप बन जाएगा, रिफ्लेक्शन का सोल बन जाएगा। ये क्रिया चलती है। ये पूरे का पूरा इसमें चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको स्टडी करिए, वो समझ आ जाएगी कि ये धारणा है जो कि नहीं, कॉन्शियस पहले है, अडॉप्शन निर्जीव नेचर का पार्ट है, ये लिविंग नेचर जीव का पार्ट है। जीव में स्पिरिट और सोल है। मानव का क्या है? उसका इसका आगे वाला रूप है जिसे माइंड कहते हैं, और इसका रिफ्लेक्शन वाला जा उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये पूरे का पूरा सीरीज है जो आगे बढ़ती है। पहले कौन सी चीज़ होगी? अगर रूह नहीं है तो सोल होगी? नहीं होगी। रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर कोई चीज़ आप पर अफेक्ट कर रही है तो आप उसका अडॉप्शन कर रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं ना। रिफ्लेक्ट सेकंड पार्ट है उसका, इसलिए जो कॉन्शियसनेस है वो उसका सेकंड पार्ट है। यही माइंड है जो मेमोरी बनता है, मेमोरी से इंटेलेक्ट बनता है। ये सीरीज आगे बढ़ती है। सो इस बात को समझने के लिए तो आपके साथ
चर्चा होगी शाम वाले पीरियड में, तो वो चलता चला जाएगा। मगर सोल और स्पिरिट को, या स्पिरिट और सोल को समझना निहायत ज़रूरी है। अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये तब समझ आएगी अगर आप अफेक्ट को अडॉप्शन एंड रिफ्लेक्शन में समझोगे। फिलॉसफी की तमाम पुस्तकें यहाँ पर रुकी हुई हैं, वो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, उसमें अडॉप्शन नहीं है। केवल लेनिन की एक कोटेशन में इसका जिक्र है, जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। क्या कहा उसने? उसने ये, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, अगर उसका नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो कहता कि मानव का मन है जो, वो पूरी बात जो उस पर असर कर रही है वो उसकी कॉपी करता है। कॉपी के साथ कॉमा लगाकर कहता है, उसका फोटोग्राफ करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप फोटो को भूल जाएंगे, रिफ्लेक्ट किया ही है, तो फिर आप तो याद कर ही नहीं सकते, मेमोरी कहाँ से आएगी फिर? इसका मतलब यह है कि आप पर असर तो किया, आपने उसकी फोटो कॉपी किया, आपके पास इतनी बारीक परत है उसकी कि आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मैं याद करके बताता हूँ। ये जड़ी अडॉप्शन है, ये उसी का विकसित रूप है। इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे और है, दो बातें ज़रूरी है इसमें समझने के लिए। ब्रेक कर लिए यार, मैं थक गया, पानी पुनी पी लिए, गर्मी ज़्यादा निकल रही है। कर लिए थोड़ा सा ब्रेक। कौन आदमी ये कहेगा कि मेरे को कितने % समझ आया है कि मैं असफल हूँ? आप तो सीखने के लिए आए हो, ये तो मेरी है ना कि मैं कितना फेल हुआ या कामयाब हुआ। कुछ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? आ रही है। हैं? 90%। हाँ, पहले मैटर आया, फिर उसका कॉन्शियसनेस, एडॉप्शन आया जो स्पिरिट है, फिर उससे रिफ्लेक्शन हुआ जो कि कॉन्शियसनेस है। रिफ्लेक्शन स्पिरिट है ना? रिफ्लेक्शन इज कॉन्शियसनेस। बात नहीं समझ में। क्या पहले मैटर आया, फिर उसके बाद बात हो रही है ना? आया कहाँ से? नहीं, मैटर सदा से था, सदा है। ये रूप बदली करता है। आपने पढ़ा नहीं है कि सदैवी है, इटर्नल है। ये कहाँ से आया? नहीं। जिन्होंने कहा था ना कि ब्रह्मा ने पैदा किया, आप फिर समझेंगे तो वो सृष्टि की बात करते हैं, नेचर की नहीं करते। होंद की करते हैं कि उन्होंने होंद पैदा की। इसीलिए फिर बाद में पहले साइंसदान को कहना पड़ा कि ये स्पेस है जो एक बड़ा बॉक्स है, इसमें सभी चीज़ें रखी हुई हैं। न्यूटन ने यही कहा ना, मगर एक्शन रिएक्शन की बात किसी ने पहला धक्का तो दिया होगा। वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जब वो मैटर है ये मोशन लेस नहीं होता, ये खुद मोशन में ही होता है। मोशन ही इसकी होंद का नाम है। मैटर मोशन के बगैर होता ही नहीं। ये पहले वो नहीं जानता था, ये बाद वालों ने हमें ढूंढ कर बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो इस लिहाज से कि विज्ञान भी आगे फिर कैसे बढ़ता चला गया उस बात को। सो मैटर है जो ये सदैवी है। समय में है ना फिर मैटर सदैवी, सदा। तो ऑलवेज इसका कंसेप्ट तोड़ने का प्रयास क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना कि आपको शब्द पर आना पड़ेगा। शब्द क्या होता है?
कोई खाली शब्द होता? हर शब्द एक मूर्त के साथ जुड़ा हुआ है, मगर एक ही शब्द होता है एक मूर्त के लिए। मूर्त चेंज हो जाए तो शब्द भी चेंज करना पड़ेगा। ये शब्द के इतिहास में जाना पड़ेगा। शब्द क्या है? मूल रूप में छोटा कंसेप्ट है, मुडला कंसेप्ट है। मैं शब्द उच्चारण करूं, अगर आपके शब्द के बारे में उसकी मूर्त ना आए तो आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर मूर्त समझ आ जाए तो बात समझ आ जाएगी। ये इसकी उदाहरण जो इस किताब में भी है, पहले भी लेक्चर में देते हैं, आप भी दे देते हैं। अगर आपको जानते होगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, आजकल तो फेसबुक पे सब कुछ चलता है। अगर आपको कोई कहे कि भाई नगुयन वैन ट्राई, तो क्या कहेंगे आप? आप सुनने वाले वही हैं, मैं बोलने वाला वही हूँ। आपको क्यों समझ नहीं आया? अगर मैं समझाऊं तो रेफरेंस दे के समझाऊं ना, कि भाई जैसे हमारा देश है ऐसा ही एक वियतनाम का देश है, जैसे हमारा भगत सिंह है ऐसे ही उनका नाम यूथ का एक नेता था जिसका नाम नगुयन वैन ट्राय था। जैसे भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने किया, वहाँ अमेरिका वालों ने उसको पकड़ के लाकर खंबे से पकड़कर उसको 10 गोलियों मारकर शहीद कर दिया था। उसका नाम क्या था? नगुयन वैन ट्राय था। तो फिर समझ आएगा ना। तो कैसे समझ आएगा? अगर मूर्त समझ आएगी, अगर मूर्त नहीं है तो कंपैरिजन करके मूर्त देना पड़ेगा ना, फिर समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। इसलिए कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद क्या आता है? कैटेगरी आती है। कैटेगरी क्या होती है? जो उसका हाव भाव है उनका ग्रुप बंदी करना, उसकी कैटेगरी बनाना है। जैसे हम ये कहते हैं कि माल्टा, किन्नू, संतरा ये नींबू जाति के फल हैं, कहते हैं ना, वो एक कैटेगरी बन गई। यहाँ हम लोग कहते हैं फलां आदमी तो बखरी कैटेगरी का है, इसका मतलब है उसका स्वभाव किसी और ढंग का है। तो उनका दायरा मिथना, एक कंसेप्ट वाला ग्रुप बना देना, वो क्या बनता है? कैटेगरी बन जाता है। तो हम जो चर्चा करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है? ये बात बीच में इसलिए रोकनी पड़ी कि आपको समझ आ जाएगी। शिक्षा बड़ी है कि विद्या? एजुकेशन एंड लर्निंग में क्या अंतर है? लर्निंग रेफर्स टू लाइक कोई स्किल है हमारे पास, कोई स्किल्स, लाइक मैं कुर्सी बनाना जानता हूँ, चप्पल बनाना जानता हूँ, दैट इज लर्निंग। एजुकेशन है उसके फिलॉसफी को समझना और उसके ओवरऑल नॉलेज देना, उसकी फ़िलॉसफी को समझना। फिर फ़िलॉसफी क्या, वहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, वहीं चलता चला जाएगा ना। जैसे क्यों घबरा जाते हैं? ये लर्निंग का क्या मतलब है? और सीधा सा ये है, लर्निंग के लिए प्रैक्टिकल एंगल से, जैसे माँ रसोई में काम कर रही है तो बेटी या बेटा देख के सीख सकता है ना। खेती में काम करना है तो वो सीख सकता है ना, वो सीखना है। ये क्या है? मटेरियलिस्टिक फॉर्म में है, ये कंक्रीट फॉर्म में है। लर्निंग कंक्रीट फॉर्म में होती है, एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। मेरे पास ग्लोब तो नहीं पकड़ी हुई, मेरे पास केमिस्ट्री तो नहीं पकड़ी हुई, मैं वो कंसेप्ट आपको उनके साथ बात करता हूँ ना। तो जो कंसेप्ट है, पहले मुडला कंसेप्ट होता है, फिर अमूर्त कंसेप्ट बनता है। उसकी इस किताब में चर्चा की हुई है। मिसाल के तौर पर
बाकी जानवरों के पास, पशुओं के पास ये कंसेप्ट नहीं होता। उदाहरण के तौर पर चमचा तो चमचा ही कहते होंगे हिंदी में भी, कौली, थाली, गिलास, ये सीधा नामकरण है ना। इसका कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या है? बर्तन। बर्तन सभी हो गए ना। बर्तन कहाँ है? बर्तन तो कहीं नहीं। बर्तन तो चमचा, गिलास, थाली, कौली है। एब्स्ट्रैक्ट की बात समझा रहा हूँ, कैटेगरी उसके आगे बढ़ेगी ना फिर। तो फिर दूसरा कर लीजिए कि केला, संतरा, माल्टा, सीधा नामकरण हो गया ना। तो फ्रूट, क्या आप फ्रूट खा सकते हैं? खाएंगे तो केला, संतरा, माल्टा खाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि एक कंक्रीट नामकरण है, एक एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नामकरण की के जरिए जो एजुकेशन ली जाती है वो एजुकेशन है, वो कंक्रीट, वो वस्तुएं नहीं होती, गुड्स नहीं होती वहाँ। उसके बगैर धारणाओं के सहारे आगे बढ़ा जाता है। तो ये तीन है। पहले निम्न कोटि, हिंदी में ना इसको कोटि कहते हैं। कैटेगरी उच्च कोटि तो सुना है, मध्य कोटि शायद ना सुना हो। मगर उच्च कोटि है, निम्न कोटि है, तो मध्य कोटि भी हो या नहीं। ये फिर फिलॉसफिकल कोटि है। फिलॉसफी में किस बात पर चर्चा होती है कि मैटर क्या है, मोशन क्या है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। उसके भीतर पूरे का पूरा सारा सिस्टम आ जाता है। इसलिए फिलॉसफिकल कंसेप्ट के क्लैरिटी के हिसाब से पूरे के पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ की ज्ञान हासिल किया जा सकता है। इसलिए फिलॉसफी पढ़ना निहायत ज़रूरी होता है। पानी पी के बाद में गल करें। सवाल जवाब कोई हो रहा है तो कर लीजिए इसके बारे में ना। जिन बातों पर हम लोगों ने चर्चा की है वो इस बात को छोड़ देते हैं, वो बात ही नहीं करते इस पर। वो क्या करते हैं कि मटेरियलिज्म के तीन नेम हैं, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स, क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड टू क्वालिटेटिव चेंजेस, द निगेशन ऑफ द निगेशन। इनका व्याख्यान करते हैं और कहते हैं ये लेक्चर समाप्त हो गया। शायद गए होंगे आप कई बार, मगर ये जो पूरी बात समझनी है, एआई समझना, उसमें समझ आएगा? नहीं आएगा। मैटर मोशन के रिलेशन को समझना पड़ेगा। उसमें दो चीज़ें इस पुस्तक में नहीं हैं जो मैं फिर कहना चाहता हूँ और किसी पुस्तक में नहीं। वो मटेरियलिस्टिक है, गलत नहीं है। वो क्या है कि मटेरियलिस्टिक मोशन टू फोल्ड है, ये याद रखना है। एक मैटर इन मोशन है और एक मोशन ऑफ मैटर है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी लिहाज से आगे वाली चीज़ें समझ आएगी। अगर ये नहीं समझ आएगी तो दूसरी नई बात है जो वो समझ नहीं आएगी। जैसे अडॉप्शन ते रिफ्लेक्शन नहीं समझ आएगी। हुण अडॉप्शन ते रिफ्लेक्शन हम लोग केवल अडॉप्ट करते जाएं, रिफ्लेक्ट ना करें। खाना खाते हैं ना, उसका तत्व निचोड़ अपने पास आता है, फूट वेस्ट करते हैं या नहीं करते? कोई रोक सकता है इसको? अडॉप्शन ते रिफ्लेक्शन। आपके खून की बढ़ोतरी किस बात से है? आपकी खुराक से है ना। तो खुराक का वेस्ट भी तो जाता है या नहीं जाता? पानी भी जाता है, मल भी जाता है, मूत्र भी जाता है। हर चीज़ में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखिए, m=टू ना E=mc2 आपने कहा, तो क्या है?
प्रैक्टिस में देखेंगे तो क्या है, हो रहा है या नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, खुराक लेते हैं या नहीं लेते, वो क्या करती है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है या नहीं होती। कभी ज़िंदगी पर इस सूत्र को लागू करके देखा, नहीं देखा ना, तो देखिए ना, जो खोज करके दिया है उन्होंने, वो इन्वेंशन के रूप में अपने ऊपर लागू करके देखिए तो पूरे का पूरा सिस्टम चेंज होता नजर आएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। मान लीजिए आप सर्दी में आए, एक लेक्चर सुना था मैंने, उसमें मेरे को ये बात समझ आई। वो कहने लगा ठंडा पानी हो तो आप नहा लेंगे, कहेंगे नहीं मैं नहीं नहा सकता। तो वो क्या कहता है, अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि आप कपड़े उतारे हैं, आप अपने हाथ के ऊपर पानी डालिए, जितना मर्जी ठंडा हो उसको लगा दीजिए, फिर लीजिए, फिर लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए। जो आपकी बॉडी का रिएक्शन होगा, जो अडॉप्शन क्रिएट कर देगा, जितना जी चाहे ठंडा पानी हो आप नहा सकते हो। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रैक्टिस में अमल में आएगी या नहीं आएगी। हर बात हमारी ज़िंदगी के लिए है, मगर हम अपने ऊपर लागू करने का प्रयास ही कभी नहीं करते, अपनी जीवन पर नहीं करते। वो आएगा जब इकोनॉमी का प्रश्न आएगा तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर मिलेंगे फिलॉसफी के, विज्ञान के आधार पर। अगर विज्ञान का आधार छोड़ दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक नेचर है, एक सेकंड नेचर है। सोसाइटी सेकंड नेचर है, इसमें फ़र्क है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। वहाँ तो ठंडी बन जाए तो बारिश पड़ेगी ना, मगर समाज में हालात बन भी जाएं तो मुखालफत वाली एक क्लास है ना, उसका रोल एक्टिव होगा या नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा या नहीं समझना पड़ेगा। तो तमाम बातें कि भाई नेचर में क्या है, सेकंड नेचर में क्या है, इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उस तमाम बातों की समझदारी होगी तभी आगे बढ़ सकते हैं, कि बगैर बढ़ जाएंगे, बगैर नहीं बढ़ सकते। इसलिए फ़िलॉसफी को समझना निहायत ज़रूरी है। चलो अगली बात बाद में कर लेते हैं। 10 मिनट फ्री हो जाइए।